नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। शुरुआत करने के पहले एक बार फिर से अनुरोध करता हूं, हमारे QY.in अंग्रेजी का, प्रकाश टीवी.in हिंदी का, उसे जरूर फॉलो करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारा जो एक्स का हैंडल है उसे भी फॉलो करें। बड़ी कृपा होगी, आप इतना अगर सहयोग करेंगे तो बहुत बड़ा सहयोग होगा हमारे लिए। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब भी करें, और QY क्विक के नाम से भी हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सोशल मीडिया पे कुछ लोग किसी भी तरह से कैसे भी करके कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सत्ता चली जाए, ये सरकार चली जाए। सरकार से नाराजगी भी है और कुछ सही सही नाराजगी भी है। ऐसा नहीं है कि जो नाराजगी है वो बेबुनियाद है, कुछ बुनियादी नाराजगी भी है। जैसे अभी आप देखिए कि नीट पेपर लीक का जो मामला हुआ, उस पे स्टूडेंट नाराज थे, पेरेंट्स नाराज थे और देश पूरा नाराज था। लेकिन उसका लाभ ले लिया कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने, जो मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उनका एजेंडा नीट पेपर लीक का था ही नहीं, या बच्चों के भविष्य को लेकर के उनकी कोई चिंता है, बिल्कुल नहीं है। एक तो काम कर रहा था, अरविंद केजरीवाल के यहां नौकरी कर रहा था, पैसे ठीक से नहीं मिले तो उसने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और चले गया विदेश, वहां पे पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। दूसरा, उसमें एक स्पोक्स पर्सन था, राजस्थान यूनिट संभालता था। तीसरा जो व्यक्ति है वो, उसको नॉर्वे से और अन्य जगहों से उसको पैसे मिल रहे थे एक्टिविज्म का। तो इन लोगों ने मिल करके इस मुद्दे को, मुद्दा बिल्कुल ठीक था, नीट का मुद्दा बिल्कुल सही मुद्दा था, उस पर ना सरकार के खिलाफ नाराजगी होनी भी चाहिए थी। लेकिन नीट के एग्जाम को ठीक करना, दुरुस्त करना, ये उनका बाय प्रोडक्ट था। असली मुद्दा था कि ये मुद्दा है, इस मुद्दा को अपना मुद्दा बनाओ और मोदी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को और मजबूत करो, उसको पुख्ता करो, उसको आगे बढ़ाओ। इसके अलावा कुछ नहीं था, और अपनी तकदीर बना लो। इसके अलावा और कोई इनका एजेंडा नहीं था। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको कहा कि मोदी सरकार ने अपने तरफ से भी कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से नाराजगी है। अब यूजीसी का जो मुद्दा है उसको लेकर के एक बहुत बड़ा वर्ग, जो कि आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग है, आज वो बड़ी संख्या में लगातार देश के हर कोने में, और जंतर मंतर पे तो उनका आंदोलन चल ही रहा है, लेकिन उनके आंदोलन को सप्रेस करने के लिए सरकार बल प्रयोग कर रही है। लेकिन 20 दिन तक आंदोलन चलता रहा, 19 दिन तक, 19वें 20वें दिन उठाया सोनम वांगचुक को सरकार ने, लेकिन तब तक सरकार ने उन्हें अनुमति दी कि आप आंदोलन करो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो एंटी रिजर्वेशन और यूजीसी के गलत प्रावधानों के रोल बैक के लिए जो आंदोलन हो रहा है उसको सरकार सप्रेस कर रही है। तो सरकार खुद ही कुछ ऐसी गलती कर रही है जिससे सरकार फंसती जा रही है। इसमें ये जो एंटी रिजर्वेशन वाले हैं, इसको किसी विदेशियों ने फंड नहीं किया है। उनकी जो पीड़ा है वो सच पीड़ा है, वो एंटी रिजर्वेशन नहीं है, वो रिजर्वेशन के प्रावधानों में सुधार करवाना चाहते हैं। उनका डिमांड है कि ये रामविलास पासवान का बेटा एक प्रकार से सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी से बार बार ये संसद पहुंच जाता है। ये कितनी बार उस सुरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसी का लाभ लेगा? अकूत पैसा है इस व्यक्ति के पास। लालू यादव का बेटा ओबीसी कैटेगरी में हर तरह का लाभ कैसे ले सकता है?
अखिलेश यादव इसी जाति की और रिजर्वेशन की राजनीति करते करते 38 लोगों को अपने परिवार से राजनीति में कैसे धकेल सकता है? अब इनका सवाल ये है। और इसके अलावा जो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है, उसमें कुछ संख्या में जो जातियां हैं वो रिजर्वेशन का अत्यधिक लाभ ले रही है और सैकड़ों जातियां हैं जिनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसमें परिवर्तन की बात कह रहे हैं। एंटी रिजर्वेशन का मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन मत हटाओ, रिजर्वेशन उनको मिले जिनको मिलना चाहिए। ये उनका डिमांड है। अब ये सही डिमांड को भी राजनीति करते हुए एक वर्ग विशेष के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अब ऐसी है बात कि आप ये जहर उगलते रहेंगे और लंबे समय तक जहर उगलते रहेंगे और आपको काउंटर नहीं किया जाएगा, ये नहीं हो सकता है। इसलिए अब वो तबका सड़क पर है और अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे तबके को भी सड़क पर उतारिए तो उतारिए, क्योंकि ये तबका आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप क्या स्थिति करेंगे? गृह युद्ध के हालात कराएंगे। आपकी योजना यही है। क्यों करवाना चाहते हैं आप? तो यूजीसी, और बिल्कुल सही डिमांड है कि यूजीसी को लेकर के किसी ने, ना तो मायावती ने, ना ही अन्य नेताओं जो उन्हीं उस वर्ग के नेता हैं, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी। मैं इसके ऊपर डिटेल आपको आज से 6 महीने पहले बता चुका हूं कि 0.003% के शिकायतें आई थी 4 करोड़ 5 करोड़ विद्यार्थियों में से, और उसके आधार पर इतना अनजस्टिफाइड आपने कोई नीति बना ली जो एक वर्ग विशेष को पूरी तरह से अपराधी घोषित कर दिया। बस नीति बनी और अपराधी हो गया, तो ये तो चलेगा नहीं। तो वो सड़क पर उतरे हुए हैं। ये विषय अलग है। ये मैंने आपको बताया कि सरकार अपने तरफ से भी गलती कर रही है और मौका दे रही है ऐसे वेस्टेड, यहां वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है एंटी रिजर्वेशन वाले में, लेकिन वहां तो टोटल वेस्टेड इंटरेस्ट है। उसका हमने आपको, पूरी दुनिया ने उसका सबूत भी देख लिया। कैसे नॉर्वे से चल रहा है खेल, कैसे सीआईए के इशारे पर चल रहा है, कैसे बोस्टन में खेल चला, कैसे वो आम आदमी पार्टी का पैसा लेता था, पैसे पर नौकरी करता था, उसका काम करता था, वहां से बात नहीं बनी, वहां चला गया, अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ था, उसको एक मौका मिला और उसको फिर हवा मिलनी शुरू हो गई। वो है असल में वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन इसके बियॉन्ड एक चर्चा अभी यकायक सोशल मीडिया पे आम हो रही, और हैरानी की बात हो मित्रों कि ये अब चर्चा इस तरह से हो रही है। दो महत्वपूर्ण चर्चा है। एक चर्चा है कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी के इस्तीफे की। नागपुर में उन्होंने एक कार्यक्रम में 23-24 अगस्त को कहा कि हमने बहुत काम कर लिया है, अब काम करने की क्षमता हमारी घटती जा रही है, शारीरिक रूप से 69 साल के हम हो गए हैं, अब युवाओं को मौका देना चाहिए। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि नितिन गडकरी संभवतः कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, या उन्हें कह दिया गया है कि अब जो कैबिनेट रिसफल होगा उसमें आपको ड्रॉप किया जाएगा। इसकी सच सच जानकारी किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं है। अगर किसी को होगी तो हो सकता है कि मोदी और शाह को होगी कि क्या करना है, नितिन गडकरी के बारे में फैसला करना है, क्या नितिन गडकरी को कैबिनेट से ड्रॉप करना है, अगर ऐसी कोई चर्चा चल रही होगी तो। लेकिन यह बात जरूर है कि अगर नितिन गडकरी ने यह बात नागपुर में कही है तो उसको लेकर के दो तरह की बातें हो रही हैं। एक बात हो रही है कि नितिन गडकरी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नितिन गडकरी ये संदेश भेज रहे हैं कि देखो भाई, हमको अगर तुमने हटाने की कोशिश की तो हम तो खुद ही हट जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये देख लेना, ये देख लेना। अभी ये कहा गया कि सीजेपी के मूवमेंट को नितिन गडकरी के पुत्रों ने समर्थन किया, जो टोटल झूठ है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये प्रचारित करवाया गया ताकि नितिन गडकरी को डिफेम किया जाए।
इथेनॉल के मामले में उनके खिलाफ पूरा कैंपेन चला, उसमें डिफेम किया गया। ठीक है, उसमें उनके पुत्र बिजनेस करते हैं और उसमें उनको लाभ भी हो रहा है, ये बात भी सही है। लेकिन इथेनॉल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि मनमोहन सिंह का डिसीजन था। मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और पार्लियामेंट में जोर जोर से बोल रहे थे कि इथेनॉल बिल्डिंग तो हम करके ही रहेंगे, और तब से ये मामला चला आ रहा है। उस वक्त तो नितिन गडकरी नहीं थे सत्ता में, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट जिसको कोई जानकारी नहीं है, उनकी गाड़ियां जरूर खराब हो रही है। जो 2023 के पहले की गाड़ी है उसके माइलेज में प्रॉब्लम है, गाड़ियां खराब भी हो रही है इथेनॉल के ब्लेंडिंग की वजह से, ये बात सही है। लेकिन 2023 के बाद जो गाड़ियां हैं वो E20 कंपैटिबल गाड़ियां बन रही हैं। मतलब E20 के हिसाब से गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है। 2023 के पहले की जो गाड़ियां और करोड़ों में है वो गाड़ियां। इसलिए इसके लिए सरकार को कोई और ऑल्टरनेट दिमाग लगाना चाहिए कि इसका तरीका क्या हो सकता है, इसके माइलेज को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। और अगर गाड़ी कंफर्म हो रही हो बात कि इथेनॉल की वजह से गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए कोई विशेष सुविधा हो सर्विस सेंटर पर। इस तरह की बात की जा सकती है, बहुत आसानी से हो सकती है, इस एंगर को दूर किया जा सकता है। लेकिन उस पर तो किसी की चर्चा होनी नहीं है। बस एक बात हो गई कि नितिन गडकरी के दोनों बेटे जो हैं वो व्यवसाय कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए हैं। 17 करोड़ से 500 करोड़ हो गया है। अरे भाई, ये सबकी गाड़ी को खराब करने में लगा हुआ है नितिन गडकरी, ये प्रचार कर दो। तो उससे दुष्प्रचार किया गया, नितिन गडकरी को फंसाने की कोशिश हुई। एक तो ये हो गई, और दूसरी बात हो गई कि भाई नितिन गडकरी जो है उन्होंने ये कह दिया है कि अब हमसे काम उतना नहीं। ये 3-4 बात मिल करके, और नितिन गडकरी हमेशा मोदी के खिलाफ और शाह के खिलाफ। ये बात सही है कि गडकरी, शाह और मोदी के बीच में रिश्ते बहुत सामान्य नहीं है। ऐसा जो होता है ना कि बिल्कुल सामान्य है, ये बात सही है। कुछ दोनों के बीच में मतभेद है, और मतभेद क्यों नहीं होगा? मतभेद है, पूरी दुनिया को यह मालूम है। ये मतभेद क्यों है, चलिए हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं मतभेद क्यों है। 2012-13 में नितिन गडकरी दोबारा प्रेसिडेंट बनने वाले थे, और मोदी और शाह के एक सिपह सालार दिल्ली में थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके इशारे पर, ये पावर गैलरी में हर व्यक्ति को मालूम है, एक एक व्यक्ति जानता है इस बात को, उनके इशारे पर नितिन गडकरी के खिलाफ अभियान चला। और वो अभियान चलाने वाला और कोई नहीं था, उसमें सबसे आगे श्रीमान केजरीवाल थे, जिन्होंने चर्चा चलाई और भ्रष्टतम मंत्रियों और नेताओं की श्रेणी में नितिन गडकरी को भी शामिल कर लिया, और दिन रात नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि नितिन गडकरी दोबारा बनने वाले थे प्रेसिडेंट। 4-5 दिन पहले ही ये अभियान शुरू हुआ, और ऐसी परिस्थिति में इतना इनको भ्रष्टाचारी 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 कहा गया कि लोगों में आ गया कि भाई पब्लिक ओपिनियन जो है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट अगर बनते हैं तो ओपिनियन खराब हो जाएगा, और फिर ये प्रेसिडेंट पद से चूक गए। मुश्किल से 170 दिन बचा हुआ था कि अगर 170 दिन के बाद चुनाव होने थे, लोकसभा के चुनाव होने थे, कुछ बाकी था दिन, तो वो ऐसा था कि इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मतलब दोबारा वो प्रेसिडेंट नियुक्त हो सकते थे ना भाई। जेपी नड्डा इतने दिनों तक बने रहे ना, किसने बना करके रखा? इसी मोदी और शाह ने बना करके रखा। एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन होता रहा, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो दोनों में मतभेद क्यों नहीं होगा? और ये होता है पावर पॉलिटिक्स में। पावर पॉलिटिक्स में एक दूसरे को रगड़ा दे करके आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को रगड़ा दे रहे हैं, इसमें छिपी हुई कौन सी बात है? कोई नई बात नहीं है। हाँ, लोग बोलते नहीं, मैं बोल रहा हूं। तो नितिन गडकरी के खिलाफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी और शाह इनके लॉबी में थे, इनके खिलाफ थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन नितिन गडकरी बड़ी तेजी से राइज हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो नितिन गडकरी को लग रहा था कि अगर हम प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार होते हैं तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी हो जाएंगे। हर व्यक्ति को इच्छा रहती है, तो नितिन गडकरी के भी मन में इच्छा रही होगी कि हम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो जाएंगे। और फिर पार्टी के अंदर एक लॉबी ने नितिन गडकरी के खिलाफ काम तेज कर दिया, और उसका खामियाजा ये हुआ कि नितिन गडकरी दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बने। और फिर जो इनका एक अरमान था कि हम प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकते हैं, वो अरमान खत्म हो गया, धूल धूसरित हो गया। बाद में उसी केजरीवाल ने नितिन गडकरी से लिखित माफी मांगी, क्योंकि नितिन गडकरी ने उसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में, तो लिखित माफी भी मांगी बाद में। लेकिन जो होना था वो हो गया। राजनीति में ये काम चलते रहता है। मैं इसके ना तो
केजरीवाल जैसे अब क्या करिएगा, अब ऐसे शियार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये इस तरह की राजनीति के ये परिचायक हैं जो मोरालिटी को निम्न स्तर पर लेके चला गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया अपने नेता के साथ? अपने ही नेता ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके उनको सत्ता तक जो पहुंचने वाले थे, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होते तो उनको जन समर्थन मिलता या नहीं मिलता, लेकिन कैंडिडेट होने की उनकी इच्छा जरूर थी। जन समर्थन संभवतः मोदी के जैसा नहीं मिलता, ये भी बात तय है। इसलिए अगर मोदी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बने 2014 में तो उनको जन समर्थन मिला और जनता ने उन्हें चुन करके प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन उसके बाद से जो ये 36 का संबंध हुआ, क्यों? क्योंकि इनको रास्ते से हटाने वाले मोदी और शाह के काफी करीब हो गए और वो श्रीमान थे अरुण जेटली जी। एक एक बच्चे को मालूम है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं उन सबको मालूम है। आप बड़े बड़े नेताओं से जब आप पूछेंगे आपको फौरन एक एक डिटेल बता देंगे कि कहां से क्या क्या रणनीति चलती थी। तो अरुण जेटली के ऊपर यह तोहमत लगा कि नितिन गडकरी को रास्ते से हटाने के लिए, क्यों? क्योंकि नितिन गडकरी को संघ ने यहां जो D4 था, दिल्ली के जो D4 कहलाते थे, उनको साइडलाइन करके नितिन गडकरी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया था आडवाणी जी के बाद। तो ये इन लोगों को पच नहीं रहा था D4 को। तो नितिन गडकरी के खिलाफ D4 भी थे और फिर कहा जाता है ऐसा कि मोदी और शाह भी इनके कैंप में बाहर हो गए। और शाह को ये भी लोग कहते हैं कि शाह कई बार जब नितिन जी प्रेसिडेंट थे और अमित शाह जी मिलने के लिए जाते थे तो उनको घंटों इंतजार करवाया जाता। तो हो सकता है कि नितिन जी की भी कमी रही होगी और उन्होंने, हो सकता है कि अमित शाह जी को लगा होगा, अपमानित करने का भाव उनको लगा होगा। ये भी चर्चा है, यह भी चर्चा है कि अमित शाह को अपमानित किया गया नितिन गडकरी के कार्यकाल के दौरान। तो ये सत्य है। अब ये जो दोनों के बीच में जो टकराहट है ये पब्लिक डोमेन में है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि नितिन गडकरी को क्या मोदी और शाह दोनों ड्रॉप कर रहे हैं, या नितिन गडकरी को अब ये एहसास हो गया है, और उनका स्वास्थ्य भी उस तरह से बहुत स्वस्थ नहीं है, उनको एहसास हो गया है कि अब मेरा प्राइम मिनिस्टीरियल डिजायर जो है वो फुलफिल नहीं होने वाला है। तो एक तो ये नितिन गडकरी, अमित शाह, मोदी, इनके बीच का रिफ्ट चल रहा है। रिफ्ट जो है वो मैंने बता दिया, रिफ्ट है दोनों के बीच में, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन अब वो ड्रॉप होते हैं या नहीं होते हैं, दोनों को दोनों की आवश्यकता है। एक बात तो मान के चलिए, नितिन गडकरी बहुत ऐसे कमजोर नेता भी नहीं है जितना आप उनको कम आंकते हैं। बहुत सारे लोग उनको कम आंकते हैं, लेकिन अब चूंकि उनका स्वास्थ्य सहयोग नहीं कर रहा है उनको, लेकिन वो कमजोर नेता नहीं। पॉपुलैरिटी उनकी नागपुर में मैंने खुद देखी है। पिछले चुनाव में उनका टिकट कटने की बात हो रही थी और मैं कई लोगों से मैंने बात की नागपुर में, तो लोगों ने कहा कि नितिन गडकरी अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं तो 1-2 लाख से जीतेंगे, और अगर बीजेपी के टिकट पर नहीं लड़ते हैं तो 10 लाख वोट से जीतेंगे। ये पॉपुलैरिटी है नागपुर में नितिन गडकरी की, अक्रॉस द बोर्ड। हर पार्टी का हर लोग यही बोलता था कि अगर वो नितिन गडकरी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो 10 लाख वोट से जीतेंगे। मैं, अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन अधिक वोट से जीतेंगे। ये पॉपुलैरिटी नितिन गडकरी की है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इसलिए नितिन गडकरी को कमजोर नेता नहीं मानना चाहिए। अगर मोदी और शाह उनको ड्रॉप करते हैं तो हाँ, अगर आपसी सहमति से हो जाती है कि नहीं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और अब नई पीढ़ी को लाना चाहिए। अब दूसरी एक बड़ी खबर चल रही है मित्रों, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, और ये वायरल अब अभी थोड़ा सा आपको विषयांतर हो गया होगा, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इसका संबंध इससे है। उनकी योजना क्या है? एक तो नितिन गडकरी अमित शाह के बीच में और मोदी के बीच में लड़ाई लगवा दो, मतलब भाजपा को कमजोर करो। और दूसरी योजना है कि मोदी बीमार हो गए हैं। अब ये बात मेरे ही शो पे एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा कि मोदी की कुछ शारीरिक समस्या बढ़ सकती है आने वाले दिनों में। 76 साल के मोदी हो चुके हैं ऑलरेडी, 77वें साल में प्रवेश कर चुके हैं मोदी। तो 77 साल में भाई आपका शरीर भी जवाब देता है। लेकिन कुछ लोग इस दांव में बैठे हुए हैं कि मोदी बीमार कब पड़े। हमारे 1-2 मित्र हैं, पत्रकार हैं,
उन्होंने तो तुलना कर दी कि 1962 में नेहरू की जो हालत हो गई थी चाइना युद्ध के बाद, वैसी ही हालत हो गई है मोदी जी की। और मोदी जी खुद से सीट बेल्ट भी नहीं लगा पा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं तो जो उनके एड हैं या सिक्योरिटी स्टाफ हैं वो उनके सीट बेल्ट को खींच करके लगा रहे हैं। मतलब इतने अस्वस्थ हो गए हैं मोदी। अस्वस्थ तो अब मान लीजिए किसी ने सीट बेल्ट में मदद कर दी लगाने में, अरे आप हम बैठते हैं तो कोई दूसरा मदद कर देता है सीट बेल्ट में, लेकिन सीट बेल्ट लगाने के मुद्दे पर कोई दूसरा मदद कर रहा है। इसी तस्वीर को, इसी वीडियो को आगे रख करके ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी बीमार हो गए। ऐसी भी चर्चा। तो असल में उनकी कुंठा ये है, उनकी इच्छा ये है कि मोदी जल्दी से जल्दी बीमार हो जाए, हटे ये, बाकी को तो हम देख लेंगे। मोदी के सामने चल नहीं पा रहा है और मोदी है कि बीमारी को मात देते जा रहा है। बीमार मोदी हो नहीं रहे हैं, उसी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। और अगर मोदी बीमार होंगे तो मोदी को खुद दुरुस्त करने की कला भी मालूम है। तो शारीरिक रूप से मोदी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन फैला दो कि मोदी बीमार हो गया है। मतलब इनका यह है कि एक धक्का और दो, मोदी बीमार है, गडकरी कह रहा है कि हम इस्तीफा दे देंगे, चर्चाएं चल रही हैं। मतलब बीजेपी पॉलिटिकल हाउस नॉट इन ऑर्डर। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी का पॉलिटिकल हाउस गड़बड़ा गया है। फिर चर्चा चली कि देवेंद्र फडणवीस को बुलाया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को बुलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश से, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से बुलाया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट में हो सकता है कि इन दोनों की एंट्री हो सकती है। मेरा जो पॉलिटिकल विजडम है वो ये तत्काल, वैसे हालांकि उत्तर प्रदेश में माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, थोड़ा गड़बड़ा रहा है। अब क्या योजना है इनकी, यूजीसी क्यों लाए थे, क्या ये चाह रहे हैं कि जो एक तबका है जो उनका परंपरागत वोटर है वो हट भी जाए तो दूसरा तबका हमारे तरफ आ जाए, ये कैलकुलेशन कहीं मिस कैलकुलेशन में न बदल जाए। एक चर्चा चल रही है कि नहीं अमित शाह योगी को देखना नहीं चाहते हैं। अब ये सारी बातें चल रही हैं, पावर गैलरी में है। अगर है बात तो कहीं हो सकता है कहीं आग भी हो, धुआं भी चल रही हो, लेकिन पूरी तरह से ये बात सच है ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अपना जनरेशनल शिफ्ट कर रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी की उम्र हो रही है। जैसे नितिन गडकरी की उम्र 69 साल में ही वो कह रहे हैं कि मैं अब बहुत काम तेजी से नहीं कर पा रहा हूं, तो मोदी तो 76 के हो गए हैं, उनसे 6-7 साल बड़े हैं। तो वो भी देख रहे होंगे कि अब एक जनरेशनल चेंज चाहिए और 29 की तैयारी हमें करनी है, तो कैसे होगा, इस पर चर्चाएं चल रही होंगी। लेकिन इधर जो कुंठाग्रस्त लोग हैं वो मोदी को बीमार करने पर लगे हुए हैं, नितिन गडकरी को ड्रॉप करवाने में लगे हुए हैं, बीजेपी के हाउस को डिसऑर्डर में बताने में लगे हुए हैं। उनको खुशी मिल रही है तो उनको खुशी, उनको मुबारक हो, लेकिन मोदी उनकी खुशी पर पानी फेर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।